नमस्कार, मैं हूं नीलेश। सीएफए कोचिंग से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरल स्टडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी सेक्शन का। वो है हमारा भारत की संसद, और उस संसद में हम स्पेशली पढ़ेंगे आज कि भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत तक आप वीडियो को देखिए। आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम राष्ट्रपति के बारे में और संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। बच्चों, सबसे पहले तो बात यह है कि भारत की संसद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में भारत की संसद के बारे में उल्लेख मिलता है, और हमारी जो संसद है वो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। पहला अंग जो होता है वो राष्ट्रपति, दूसरा अंग है हमारा राज्यसभा, और तीसरा अंग है हमारा लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा जो हैं ये संसद के 2 सदन होते हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कुल कितने सदन हैं, तो आपका उत्तर होगा कि संसद में 2 सदन हैं, जिनमें एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो संसद की व्यवस्था है, संसद की जो प्रणाली है, वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ब्रिटेन के संविधान से हमने ये सीखा है कि संसद की प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो संसद की प्रणाली के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 अंग हमने अभी आपको बताए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राष्ट्रपति का, और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो राष्ट्रपति से बनते हैं। बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रपति है क्या? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है, भारत का पहला नागरिक है और राष्ट्र का अध्यक्ष है। ये राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। अगर कभी भी किसी देश के साथ हमें युद्ध करने की स्थिति आती है तो युद्ध की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो सुप्रीम पावर है राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों का सुप्रीम कमांडर जो है वो राष्ट्रपति कहा जाएगा। बच्चों, भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति हमारा। इसके अलावा राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं उन्हें हम यहाँ पर एक नज़र में एक ट्रिक के जरिए देखेंगे। ट्रिक है हमारी पकानिकोका द्योदशम। पकानिकोका द्योदशम। यहाँ पकानिकोका द्योदशम से देखो हम सारे आर्टिकल जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान बताया गया है। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति है। ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति बताई गई है। अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका क्या होगा? जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें वरीयता के हिसाब से जितने भी प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं उन्हें मतदान किया जाता है। अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। आप जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में शर्तें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ की प्रक्रिया क्या है, ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि अनुच्छेद 61 में हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से चलाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। चलिए, ये तो एक मुख्य बात हुई राष्ट्रपति के संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में। इसके अलावा भी अनुच्छेद हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। तो अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो हमें क्या करना होगा, क्या हमें योग्यता रखनी होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है तो मेरी आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 35 वर्ष होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का कोई भी राजनीतिक पद है उसकी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु सीमा हमारी है वो है हमारी 35 वर्ष। हम भारत के नागरिक हों तो मैं भारत का नागरिक हूँ, पागल दिवालिया ना हो। एक शर्त हमारी ये भी है कि हम पहले से किसी लाभ के पद पर ना हों। अगर जिस प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकन करने जा रहा है तो उसके लिए ये शर्त है कि वो पहले से किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य बात जो है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो गई हो, साथ ही साथ कम से कम वो लोकसभा का सदस्य बनने की संपूर्ण योग्यताएं रखता हो। ऐसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। अब मैं न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी करता हूं तो मैं राष्ट्रपति के लिए नामांकन करने जाऊंगा। नामांकन करने के लिए हम 15,000 रुपये की जमानत राशि देंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकन करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, तो 15,000 रुपये की जमानत राशि हमसे लगेगी। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि जब हम नामांकन करने जाएंगे तो हमारे साथ 50 अनुमोदक सांसद होने चाहिए और 50 हमारे प्रस्तावक सांसद बनकर जाएंगे, यानी कि टोटल 100 सांसद हमारे साथ होने चाहिए, जिनमें 50 अनुमोदक कहलाएंगे और 50 हमारे प्रस्तावक होंगे। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक सांसदों के साथ 15,000 रुपये की धनराशि जमा करने के बाद मेरा राष्ट्रपति या किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हो जाएगा। नामांकन के बाद फिर अगला क्रम आता है कि राष्ट्रपति को मतदान कौन करता है। तो राष्ट्रपति को जो मतदान करते हैं वो 3 तरीके के लोग राष्ट्रपति को मतदान करेंगे। सबसे पहले जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं, राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करेंगे। नंबर 2 जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को मतदान करेंगे। और नंबर 3 जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। तो कौन कौन राष्ट्रपति के लिए मतदान करेगा? नंबर 1 राज्यसभा सदस्य, नंबर 2 लोकसभा सदस्य यानी राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि संसद के किसी भी सदन में ऐसे व्यक्ति, ऐसे सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया हो, ऐसे सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके संसद में आए हों, ऐसे सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। बाकी सभी सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, एक विशेष पद्धति है एकल संक्रमणीय पद्धति, इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पद्धति क्या होती है? इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हार और जीत का फैसला इस बात से नहीं होगा कि किसे कितने सदस्यों ने वोट दिया है, बल्कि हार और जीत का फैसला मतमूल्यों के आधार पर होता है। प्रत्येक सदस्य का मतमूल्य यह निर्धारित करेगा कि किसको कितने मतमूल्य के वोट मिले हैं। जिसको 50% से अधिक वोट प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। किसी भी सदस्य का मतमूल्य अगर हमें निकालना है तो हम कैसे मतमूल्य निकालते हैं? मान के चलिए कि हमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य का मतमूल्य निकालना है या उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य का मतमूल्य निकालना है। तो अगर हमें लोकसभा सदस्य का मतमूल्य निकालना होगा तो हम कुल जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं उन सीटों से भाग दे देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो लोकसभा सदस्य का मतमूल्य कहलाएगा। तो लोकसभा सदस्य के मतमूल्य को इसी प्रकार से हम राज्यसभा सदस्य के मतमूल्य को निकाल लेते हैं। तो मतमूल्य के हिसाब से यह निर्धारण होगा कि कौन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हों, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? सबसे पहली बात, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है,
युद्ध की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष है। एक बात और ध्यान रखना, हमारी संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर ही निहित रहती है। इस शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है, लेकिन इस शक्ति का केंद्र क्या होता है? वो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मैंने राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद मुझे मतदान किया गया और मतदान के बाद मुझे 50% से अधिक वोट प्राप्त हो गए, तो मैं भारत का राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीता माना जाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद अगला क्रम आता है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाते हैं। यानी राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण के बाद हम भारत के राष्ट्रपति कहलाएंगे। हमारा कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। एक बात आप ध्यान रखना कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से राष्ट्रपति के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता हूँ। भारत में राष्ट्रपति कितने बार भी बना जा सकता है, लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान है कि वहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप 1 बार बने या 2 बार बने या 4 बार बने। आप जब तक चाहें तब तक भारत के राष्ट्रपति बनने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद बात आती है कि कार्यकाल हमारा कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अब राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे? राष्ट्रपति के कार्य विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे राष्ट्रपति को कई प्रकार की नियुक्तियां करने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे एक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 76 जो है वो ये कहता है कि भारत के एक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ये प्रमुख पद हैं जिन पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार होगा। कितने में, कहाँ पर कितने किए जाते हैं? राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। याद रखना, राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जिनमें से 10 सदस्य जो होंगे वो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से होंगे। 10 सदस्य जो होंगे वो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से चुने जाएंगे। ऐसे सदस्य जिन्होंने कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में भारत के लिए योगदान दिया है, ऐसे 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। इसके अलावा 2 सदस्य जो होंगे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे। एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। तो टोटल कितने सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल 12 सदस्य कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यही वो सदस्य हैं जो सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं, लेकिन ऐसे सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया हो वो सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए मतदान नहीं करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां और क्या हैं? राष्ट्रपति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 72, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। वह सजा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है और परिवर्तित भी कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। वह सजा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है और परिवर्तित भी कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति का कार्य है अध्यादेश जारी करने का। वैसे कोई भी कानून बनता है तो उसका ये नियम है कि पहले सदनों में वो पारित होकर
राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। फिर राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह देश का कानून बन जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में राज्यसभा या लोकसभा यानी सदनों की बैठकें न हो रही हों, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर लोकहित में, देश हित में यदि कोई कानून बनाना है तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। 6 माह तक वह अध्यादेश पारित होगा, 6 माह तक वह अध्यादेश लागू होगा। तो प्रश्न ये बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है। कोई भी विधिक सलाह लेने का उसे अधिकार है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। वह सलाह ले जरूर सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। राष्ट्रपति को देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। इससे संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। 352 के अंतर्गत यदि देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कोई बाहरी आक्रमण कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। सन 1962 में पहली बार जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, सन 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। तो ये दोनों 62 और 71 की जो घटनाएं हैं, ये बाहरी आक्रमण के कारण भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि एक विवादास्पद भी रहा। तो अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रीय आपात के लिए ये शर्तें हैं कि यदि सशस्त्र विद्रोह हुआ हो या फिर देश पर बाहरी आक्रमण कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 356। यह अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सलाह पर, सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आज तक वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। देश में ऐसी समस्या कभी नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये प्रमुख अनुच्छेद हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा तब जारी किया जाता है जब सदनों की बैठकें न हो रही हों। अध्यादेश कितने समय तक लागू होता है, तो अध्यादेश 6 माह तक लागू होता है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित आप 2-4 बातें ध्यान रखें। पहला, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या की 1/4 सदस्य जो है वो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करती है। प्रस्ताव लाने के बाद उस सदन के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को यदि पारित करते हैं तो वह प्रस्ताव अगले सदन में चला जाता है, और अगले सदन में भी इसी प्रकार से 2/3 सदस्यों द्वारा यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा दिया जाता है, पद से वो हटा माना जाता है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से सीखी, तो अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया सीखी है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रश्न बनता है कि महाभियोग का प्रस्ताव कितने सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है, तो सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। एक बात और ध्यान रखनी होगी हमें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है।
यानी कि यदि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो उसके 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति को यह सूचित करना होगा कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो इस प्रकार से महाभियोग वाला प्रश्न जो है, महाभियोग से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। फिर से समझिए, राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान जो है वो आपका कौन होगा? वो आपका, अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाता है तो आपका प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से बात करेंगे। इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।